जो लोग ये सोचते हैं कि बिना ग्रामर पढ़े बहुत अच्छी इंग्लिश बोली जा सकती है, उनकी ट्रांसलेशन कुछ ऐसी होती है। मतलब अगर उन्हें आपको बोलना होगा ना कि बच्चे को कंबल उड़ा दो, तो वो कहेंगे पुट द बेबी इन द ब्लैंकेट, मतलब बच्चे को कंबल के ही अंदर घुसा दो, कंबल को खोलो और उसमें बच्चे को डाल दो। या अगर उन्हें कहना हो कि सोफ़ा दरवाजे से अंदर नहीं आ रहा है, अब कुछ हल्का हल्का सा याद है कि स्कूल में पढ़ा था फ्रॉम मतलब से, या से की जो इंग्लिश है वो फ्रॉम है, तो वो कहेंगे सोफ़ा इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द डोर। हॉरिबल। या फिर चलो चाय पर डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम को, लेट्स डिस्कस ऑन द टी, मतलब चाय के ऊपर बैठ जाते हैं और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको इतने खतरनाक सेंटेंसेस नहीं ट्रांसलेट करने हैं, अपनी मदर लैंग्वेज से इंग्लिश में नहीं ऐसे ट्रांसलेट करना है, तो आज का सेशन आपके लिए है। और हमें भी, अगर हम ग्रामर पढ़ते भी हैं पर उसको रियल लाइफ से रिलेट नहीं करते, बस रूल समझकर छोड़ देते हैं, तब हमें भी ऐसी ऐसी कन्फ्यूजन्स आएंगी कि यार क्या बोलूँ, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक या आई एम गोइंग टू अ वॉक, आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी या आई एम गोइंग टू अ पार्टी। और ये छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स हमारी फ्लुएंसी को हिंडर करती हैं, हमें परेशान करती हैं, और हम सोचते हैं कि यार हिंदी में ही बोल देते हैं। तो रोज़ की किचकिच से अच्छा है एक बार पढ़ लेते हैं ना। एक और सेंटेंस, ये मेरे बजट से ऊपर जा रहा है। अब ग्रामर तो पढ़ी नहीं है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज़ गोइंग ऑन द टॉप ऑफ माई बजट। ओ भाई, गलत है क्या? अब अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको ग्रामर की ये यूनिट पढ़नी है, तो लेट मी वेलकम यू होल हार्टेडली एवरीवन। Today we are going to unlock 30-second video of our free spoken English course, right? और देखो, मेरा इंग्लिश पढ़ाने का सिर्फ एक ही रूल है, पहले स्टूडेंट को टेंसेस के थ्रू कॉन्फिडेंस दे दो कि वो ब्रोकन इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली बोलने लगे। जो छोटे छोटे सेंटेंसेस आप टेंसेस की हेल्प से रोज एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में यूज करते हो, पहले वो सीखे हैं हमने इस कोर्स में। अब सेकंड लेवल पर हम क्या करेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स ग्रामर स्ट्रक्चर्स सीखेंगे और अपने सेंटेंसेस को एरर फ्री बनाने की कोशिश करेंगे कि यार मैं खुद से फाइंड आउट कर पाऊँ कि मिस्टेक हुई कहाँ है। रिटन इंग्लिश के लिए भी ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन अगर आप आईएलटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, चलो पार्क में से शॉर्टकट लेते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्टकट डॉट 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 द पार्क। अब देखो क्या हुआ कि मे बी ये बीच में पार्क है, हम यहाँ पर हैं, तो हमने कहा यार ऐसे घूमकर जाने से अच्छा है ऐसे चलते हैं, शॉर्टकट ले लेते हैं। तो अगर आप एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर जाते हो, इस मूवमेंट को दिखाने के लिए आप प्रीपोजिशन यूज करते हैं अक्रॉस। तो इंग्लिश हो गई लेट्स टेक अ शॉर्टकट अक्रॉस द गार्डन या अक्रॉस द पार्क। मतलब इस पार्क में अगर हमें जाना है तो हम यहां से यहां जाएंगे, और इस मूवमेंट को दिखाने के लिए हमने प्रीपोजिशन यूज करी है अक्रॉस। अक्रॉस का दूसरा यूज समझते हैं। अब देखो, सड़क को भागकर पार मत करो। अब यहाँ पर बच्चे हैं, वो ऐसे कूद रहे हैं और मैंने कहा अरे सड़क को ऐसे भागकर मत पार करो या क्रॉस करो। अब यहाँ पर भी डोंट रन अक्रॉस द रोड। अक्रॉस द रोड क्या मूवमेंट दिखा रहे हैं कि यहां से यहां मत जाओ ऐसे भागकर। डोंट रन अक्रॉस द रोड। अब अगर आपको कहना है कि स्टोर सड़क के उस पार है, तब भी आप अक्रॉस प्रीपोजिशन यूज करेंगे। मतलब अगर हम यहां पर खड़े हैं और स्टोर यहां पर है और हम कहना चाहते हैं कि स्टोर उस पार है सड़क के, तब भी अक्रॉस प्रीपोजिशन यूज होगी और ट्रांसलेशन होगी द स्टोर इज अक्रॉस द स्ट्रीट, द स्टोर इज अक्रॉस द पार्क, या किसी भी चीज के पार है। तो अगर आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स सड़क के उस पार मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी। कहां पर? आप ट्रांसलेट करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करें। अच्छा, अक्रॉस का एक यूज और है। अक्रॉस का मतलब होता है एवरीवेयर, मतलब हर जगह। जैसे लोग मोबाइल फोन पूरी दुनिया में यूज करते हैं। पीपल यूज मोबाइल फोन्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब हर जगह, एवरीवेयर। अब आप ट्रांसलेट करें, पूरे कंट्री के स्कूल्स बंद हैं, पूरी कंट्री में स्कूल्स बंद हैं। अक्रॉस वर्ड की हेल्प से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। और हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर। हमारा नया सोफा डोर से अंदर नहीं आ रहा है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, राइट? अब देखो इसमें क्या है, अक्रॉस में क्या था,
2D थी, मतलब 2 डायमेंशनल एरिया था, बस सरफेस पे हम ऐसे चलने की बात कर रहे थे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर थ्रू में क्या है, 3 डायमेंशनल एरिया है, मतलब 3 डायमेंशनल एरिया की उसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो जब कोई चीज किसी चीज के अंदर से होकर जाएगी तब हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे थ्रू, और इसकी इंग्लिश है आवर न्यू सोफा डजंट फिट थ्रू द डोर। इसे ऐसे ही याद कर लो, कम वर्ड मत लगाना, इसको ऐसे ही बोला जाएगा, या इट डजंट फिट थ्रू द डोर। ये सोफा हो सकता है, टेबल हो सकता है, सो दिस टेबल डजंट फिट थ्रू द डोर। देखो, जब भी ग्रामर पढ़ो एग्जाम्पल्स बिल्कुल रियलिस्टिक होने चाहिए, ऐसे नॉनसेंस सेंटेंसेस नहीं होनी चाहिए कि थ्रू द टनल। अब थ्रू द टनल हम बहुत ही कम बोलते हैं, पर वो एक बहुत ही ऐसा सेंटेंस है जो हमें एवरीडे हम कहीं ना कहीं उसको कन्फ्रंट करेंगे। अब नाक से सांस लो, ब्रीथ थ्रू योर नोज। आपके नॉस्ट्रिल्स हैं, आप नॉस्ट्रिल्स के अंदर से सांस लेंगे तो यहां से होकर जाएगी सांस, इसको आपने बोला ब्रीथ थ्रू योर नोज। अब एक बहुत प्यारा सेंटेंस, हर वर्ड्स केप्ट रनिंग थ्रू माई माइंड, मतलब एक एनक्लोज्ड एरिया है, दिमाग मेरा ऐसे बंद है और उसने जो मेरे को बोला वो मेरे दिमाग में ऐसे घूमता जा रहा है। फिर से यहाँ पर ऐसे माइंड में बात घूमती जा रही है, तो हर वर्ड्स केप्ट रनिंग थ्रू माई माइंड। इसको बोलकर अभी के अभी याद कर लेते हैं, हर वर्ड्स केप्ट रनिंग थ्रू माई माइंड। कोई काम होता रहा, उसके लिए आपने कीप की सेकंड फॉर्म यूज करी है केप्ट। हर वर्ड्स केप्ट रनिंग थ्रू माई माइंड। यू विल नेवर रियलाइज वॉट आई हैव गॉन थ्रू। अब कोई बहुत ही बुरे समय से होकर गुजरा है, ठीक है, उसने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपनी लाइफ में, और वो हमें ये बता रहे हैं कि ना आप मेरे को ऐसे जज मत करो, बिकॉज यू कैन नॉट रियलाइज वॉट आई हैव गॉन थ्रू। यू कैन नेवर रियलाइज, आप कभी सोच भी नहीं सकते, आप कभी रियलाइज भी नहीं कर सकते कि मैं किन हार्डशिप से होकर गुजरा हूँ। तो यू विल नेवर रियलाइज व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। अब आप इसको ट्रांसलेट करें, मैं जानता हूँ कि आप किस मुसीबत से होकर गुजर रहे हैं। आई नो, प्लीज कंप्लीट द सेंटेंस, ऑल द बेस्ट। अब देखो, बादल हमारे सर के ऊपर उड़ रहे थे, द क्लाउड्स वर फ्लोटिंग जस्ट ऑन आवर हेड्स। ऑन नहीं आएगा क्योंकि ऑन में क्या होता है, वो सरफेस को ऐसे टच करेगा। अगर क्लाउड्स हमारे सर पर ऐसे बैठे होते तो हम कहते हैं ऑन आवर हेड, वो भी मतलब नेचुरल नहीं लग रहा है। तो अगर आपको ये वाली पोजीशन दिखानी है कि कोई चीज आपके ऊपर है, हो सकता है वो टच करे या वो नहीं भी टच कर रही है, पर वो ऐसे फ्लोट कर रही है, आपके हेड को ऐसे कवर कर रही है, तो आप यूज करेंगे ओवर। द क्लाउड्स वर फ्लोटिंग, ऐसे क्लाउड उड़ रहे थे, कहां पर, जस्ट ओवर आवर हेड्स, हमारे सर के ऊपर। देखो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, उसको कंबल उड़ा दो, पुट अ ब्लैंकेट ओवर हिम, मतलब ये बेबी सो रहा है और हमने इसको ऐसे कवर कर दिया ब्लैंकेट से। तो पुट अ ब्लैंकेट, मतलब कोई भी ब्लैंकेट। अगर ब्लैंकेट सामने रखा होता और मैं एक स्पेसिफिक ब्लैंकेट की बात करती तो मैं कहती पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, पुट द ब्लैंकेट ओवर हिम। कोई भी कंबल उड़ा दो तो मैंने अ लगाया है। अपने हाथ अपने कानों पर रखो, अपने हाथ अपने कानों पर रखो। क्या आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? पुट योर हैंड्स, कवर कर रहे हैं। अगर कोई चीज दूसरी चीज को ऐसे ऊपर से कवर कर रही है तो ओवर प्रीपोजिशन यूज होगी, एंड आई एम श्योर यू कैन ट्रांसलेट इट नाउ। नेक्स्ट स्लाइड, मैं 1 घंटे से ज़्यादा समय से वेट कर रहा हूँ। जब भी आप नंबर्स की बात करोगे कि 500 से ज़्यादा लोग आए थे मीटिंग में, या 1 घंटे से ज़्यादा समय से मैं वेट कर रहा हूँ, नंबर्स की अगर हम बात करेंगे और वो नंबर्स ऊपर जा रहे होंगे तब भी हम ओवर यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैव बिन वेटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा है ना, तो आई हैव बिन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, 1 घंटे से ऊपर हो गया है। आई हैव बिन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस, चलो कॉफी पर डिस्कशन करते हैं। तो जब आप कहोगे कि ड्यूरिंग समथिंग, मतलब कोई काम चल रहा है और उसके ऊपर फिर डिस्कशन करेंगे, मतलब चाय के ऊपर डिस्कशन करते हैं, लेट्स टॉक ओवर अ कप ऑफ टी, यहां पर भी ओवर आएगा। या फिर लंच पर डिस्कस करेंगे, ओके वी विल डिस्कस इट ओवर लंच,
लंच के ऊपर बैठना तो नहीं है, पर जब लंच चल रहा होगा उस समय हम ये बात डिस्कस करेंगे, तब भी आप ओवर प्रीपोजिशन यूज करेंगे और ट्रांसलेशन होगी लेट्स डिस्कस इट ओवर लंच। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है अपने हाथ अपने सर से ऊपर करो। तो आपकी क्लास टीचर आपको कह सकती है पुट योर हैंड्स अप, समथिंग लाइक दैट। पर अगर वो कह रही है कि अपने हाथों को ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे ऊपर नहीं करना है, पुट योर हैंड्स सर से ऊपर करो, तो हम क्या कह रहे हैं कि एक चीज यहाँ पर है और एक चीज उससे ऊपर है। वो यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है। यहाँ पर कोई चीज कवर तो नहीं कर रही है ना, कवर करती तो हम ओवर यूज करते, कवर नहीं कर रही है तो हम अबव यूज करेंगे। क्या पोजीशन बताइए कि एक चीज दूसरी चीज से ऊपर होनी चाहिए, यहाँ यहाँ यहाँ। तो पुट योर हैंड्स अबव योर हेड। ठीक है, वो मेरे से ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। ही सिंगुलर है इसलिए लिव्स आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही लिव्स कहाँ पर, ऑन द फ्लोर अबव मी, मतलब अगर मैं यहाँ रहता हूं तो वो मेरे से ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। ही लिव्स ऑन द फ्लोर अबव मी। आप ऐसे भी कह सकते हो ही लिव्स ऑन द अपर फ्लोर, वो ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। ही लिव्स ऑन द अपर फ्लोर। पर अगर आप स्पेसिफिक कर रहे हो कि जो फ्लोर मेरा है उससे ऊपर वाले फ्लोर में रहता है, तो आप कहेंगे ही लिव्स ऑन द फ्लोर अबव मी। अब आप ट्रांसलेट करें, जो शेल्फ आपके सर के ऊपर है उसमें देखो, जो शेल्फ आपके सर के ऊपर है। अब मेरे सर के ऊपर ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे सर को कवर नहीं करेगा, तो ओवर तो बिल्कुल नहीं आएगा। मे बी शेल्फ यहाँ पर है, मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये शेल्फ इधर है, तो आप मेरे को कह रहे हो कि उस शेल्फ में देखो जो आपके सर से ठीक ऊपर है, वहाँ पर। प्लीज़ इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, अगर नहीं होगा तो मैं आपको हेल्प करूँगी। अब आते हैं हम एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर करने कि टू कब आता है और फॉर कब आता है। देखो, टू प्रीपोजिशन का एक बहुत बेसिक रूल आपको ऑलरेडी पता है कि ये आप यूज़ करते हैं डेस्टिनेशन या फिर डायरेक्शन को बताने के लिए। जैसे द डॉग रैन टू अस, डॉग कहाँ आया, मेरी तरफ आया। यहाँ पे मैं हूँ, हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि कोई चीज़ या तो यहाँ आ रही है या फिर यहाँ से उधर जा रही है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ऑफिस। तो डायरेक्शन बताने के लिए कि कोई चीज़ यहाँ से यहाँ जा रही है, हम उसको टू यूज़ कर रहे हैं। अक्रॉस में क्या था, हम इस मोशन की बात कर रहे थे, और टू में हम सिर्फ डेस्टिनेशन बता रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं। डज दिस मेट्रो गो टू न्यू दिल्ली, ये सेंटेंस आप लिखकर याद कर लें। कई बार आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं और आपको दूसरे से पूछना होता है कि ये मेट्रो वहाँ जा रही है क्या, ये बस वहाँ जा रही है क्या। तो डज दिस मेट्रो या डज दिस बस गो टू न्यू दिल्ली, एक्सक्यूज मी, डज दिस बस गो टू न्यू दिल्ली। अब आप एक बार सुने और रिपीट करें, एक्सक्यूज मी, डज दिस मेट्रो गो टू न्यू दिल्ली, एक्सक्यूज मी, डज दिस मेट्रो गो टू न्यू दिल्ली। पहले 3 बार धीरे बोलना, 4th टाइम में अपनी रेट ऑफ स्पीच को थोड़ा सा फास्ट करके फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करिएगा। लास्ट सेंटेंस, वी आर गोइंग टू अ पार्टी और वी आर गोइंग फॉर अ पार्टी। देखो, पार्टी एक डेस्टिनेशन ही तो हुई ना। यहाँ पर मे बी जैक के घर में यहाँ पार्टी चल रही है और ये मेरा घर है, तो मैं बता रही हूँ कि भाई मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जा रही हूँ। वो क्या है, वो जैक का घर है। तो वी आर गोइंग टू अ पार्टी, ना कि फॉर अ पार्टी। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। आप कहेंगे आई एम गोइंग टू अ पार्टी, वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी, वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी, क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे। वुड के ऊपर भी आपके पास एक वीडियो है प्लेलिस्ट में, प्लीज उसको देख लेना अगर नहीं देखी है तो। अब देखो, यूज टू व्हेन द रीजन और पर्पस इज अ वर्ब। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं। आप क्या कहते हो, आई कैन डू एनीथिंग फॉर लर्न इंग्लिश। जब वर्ब होगी, टू के बाद अगर वर्ब है, कारण क्या है, पर्पस या रीजन क्या है, वर्ब है, क्रिया है जिसमें एक इंसान इधर से उधर घूमेगा, वहां पर कभी भी फॉर नहीं आएगा। वर्ब से पहले टू आएगा। अगर आप 2 वर्ब्स को जोड़ रहे हो तो वो टू की हेल्प से ही जुड़ेंगी। जैसे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं क्या करना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ। जो दूसरा काम है वो भी एक वर्ब है, टॉक, तो होगा आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फॉर लर्न इंग्लिश, एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू विल से आई कैन डू एनीथिंग
to learn English. We worked hard for earn money. earn क्या है? कमाना, ये भी एक वर्ब है, तो यहाँ पर भी for नहीं आएगा, ये ग्रामेटिकली गलत है और बहुत अननेचुरल लगना चाहिए आपके कानों को भी। जब ये वर्ड्स आपको खुद से नेचुरल और अननेचुरल लगने लगेंगे तब आपकी फ्लुएंसी बिल्ड होनी शुरू होगी कि आपको खुद से पता हो कि यार ये यूज़ करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि मेरा नेचुरल सेंस भी यही कह रहा है, इतनी प्रैक्टिस हमने कर ली है। तो वी वर्कड हार्ड फॉर अर्न मनी, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये है वर्ब तो इसलिए आया है वी वर्कड हार्ड टू अर्न मनी। अब देखो हिंदी में हम बोलते हैं कि आपको अपनी सिस्टर के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, तो के साथ की इंग्लिश हमने पढ़ी है विद आएगी, पर यहाँ पर विद नहीं यूज होगा, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, किसी के बिहेवियर की बात कर रहे हो कि आपको कैसा होना चाहिए किसी के साथ, अच्छा, बुरा, या फिर थॉटफुल, या उसका आभारी होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए दूसरे के साथ। जब ऐसा सेंटेंस होगा तब भी विद नहीं आएगा, आप टू यूज करेंगे। यू शुड बी नाइस टू योर सिस्टर, शी इज़ वेरी स्वीट टू मी, वो मेरे साथ कैसी है, बहुत ही प्यारी है, शी इज़ वेरी स्वीट टू मी, मतलब वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है। शी इज़ वेरी थॉटफुल टू मी, वो कैसी है, वो मेरे बारे में बहुत ही थॉटफुल है, बहुत सोचती है मेरे बारे में कि ऐसा करो, ऐसा ना करो। शी इज़ वेरी क्या, थॉटफुल, किसके साथ, मेरे साथ। शी इज़ वेरी थॉटफुल टू मी, ना कि विद मी। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, मैं हमेशा किसका आभारी रहूंगा, आपका। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। तो कुछ एडजेक्टिव से पहले भी टू आएगा जब आप किसी के बिहेवियर की बात कर रहे हो कि आपको उसके साथ ऐसा होना चाहिए या वो आपके साथ ऐसा है। बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन टू और फॉर, टू कब आएगा और फॉर कब आएगा। अब देखो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, कैन यू ब्रिंग सम फ्लावर्स फॉर मैरी, या फिर कैन यू ब्रिंग सम फ्लावर्स टू मैरी। फॉर मतलब अगर आप मैरी के लिए ही फ्लावर्स लाए हैं तो आप कहेंगे कि आई हैव गॉट दिस फॉर यू, मैं किसके लिए लाया हूँ, आपके लिए लाया हूँ। पर अगर मेरा काम था कि मैं किसी सामान को लाकर आपके पास बस छोड़ दूँ, मेरी डेस्टिनेशन आप हैं, आपके लिए नहीं लाया हूँ, मे बी आप उसको कहीं और देंगे या उसका कुछ और करेंगे, पर मेरा काम था उस सामान को आप तक पहुँचाने का, तो आप कहोगे कैन यू ब्रिंग सम फ्लावर्स टू मैरी, मतलब मैरी को मे बी कुछ फूलों की ज़रूरत है कुछ डेकोरेशन करने के लिए, आप उसको गिफ्ट नहीं दे रहे हो, आप बस कह रहे हो कि क्या आप मैरी के लिए कुछ फूल ला दोगे, कैन यू ब्रिंग सम फ्लावर्स टू मैरी। डेस्टिनेशन आ गई तो टू आ गया, पर्पस आ गया कि किसके लिए लाना है, मैरी के लिए लाना है, तो फॉर आ गया। इसका मतलब दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होंगे। अब देखो यहाँ पर एक और बहुत ही कॉमन एरर जो हम सब करते हैं, दिस बोर्ड इज यूज्ड फॉर चॉपिंग वेजिटेबल्स या दिस बोर्ड इज यूज्ड टू चॉप वेजिटेबल्स। टू लगाएं या फॉर लगाएं, सुनने में सेकंड सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है पर वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम दो क्रियाओं की बात नहीं कर रहे हैं, दो एक्शंस को नहीं जोड़ रहे हैं, हम इस बोर्ड का फंक्शन बता रहे हैं, इसका फीचर बता रहे हैं कि भाई ये जो बोर्ड है ये इस काम के लिए यूज होता है। तो इंग्लिश आएगी दिस बोर्ड इज यूज्ड किस चीज के लिए, फॉर, और फॉर के बाद जब आप फंक्शन बताओगे तो वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। सो दिस बोर्ड इज यूज्ड फॉर चॉपिंग वेजिटेबल्स। अब मे बी आपके पास एक डिवाइस है और मैंने कहा व्हाट इट इज यूज्ड फॉर, ये किस चीज के लिए यूज होती है, तो आपने कहा ये क्लीनिंग के लिए यूज होती है, तो दिस डिवाइस इज यूज्ड, आप सेंटेंस कंप्लीट करें, आपको उस डिवाइस का फीचर बताना है कि ये मशीन सफाई के लिए यूज होती है, तो दिस मशीन इज यूज्ड टू क्लीन द फ्लोर नहीं आएगा, फीचर बताना है तो आप फॉर यूज करके ट्रांसलेट करेंगे। एक बार ट्रांसलेट करके लिख लो नोटबुक में या कमेंट सेक्शन में, इससे ये आपकी एक्टिव मेमोरी में सेव हो जाएगा। अब देखो अ लैडल इज अ बिग स्पून यूज्ड फॉर सर्विंग सूप। लैडल क्या होती है, वो बड़े वाली चम्मच जिससे आप खाने को सर्व करते हो, तो यहाँ पे उसका भी फीचर बताने के लिए कि वो किस काम के लिए यूज होती है हमने फॉर के साथ आईएनजी यूज किया है। आप कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे दिस बोर्ड इज यूज्ड टू चॉपिंग वेजिटेबल्स, 100% रॉन्ग, या दिस बोर्ड इज यूज्ड टू चॉप वेजिटेबल्स, 100% रॉन्ग। फीचर बताना है आप फॉर लगाएं और वर्ब में आईएनजी लगाएं। आप शेड्यूल्स बताने के लिए भी फॉर यूज करेंगे, जैसे अगर आप मुझे बताना चाहते हैं कि मीटिंग 5 बजे की है तो आप कहेंगे द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर 5 o'clock। ना आपको ऑन लगाने की टेंशन लेनी है ना एट लगाना है, सिंपली हमेशा फॉर लगाओ, कंफ्यूजन खत्म।
कुछ सिनेरियोज में एट और ऑन एक्सेप्टेबल होते हैं, पर कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए हम कह रहे हैं कि जब हम किसी को मैसेज के थ्रू ये बताएंगे कि मीटिंग इतने बजे है या पेरेंट्स टीचर मीटिंग इतने बजे की हमने शेड्यूल करी है, हमेशा फॉर यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस एक बार बोल कर देखते हैं। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर मार्च 23rd। कैन वी रीशेड्यूल द मीटिंग फॉर टमोरो। अब आपने अपने फ्रेंड से कहा या मे बी जिनसे आपको मिलने जाना था कि यार आज तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैज़ कम अप, सो आई विल नॉट बी अवेलेबल टू अटेंड द मीटिंग। तो आप उनसे पूछ रहे हो, सो कैन वी प्लीज़ रीशेड्यूल द मीटिंग फॉर टमोरो। क्या हम मीटिंग को फिर से शेड्यूल कर सकते हैं? कब के लिए? कल के लिए। ऑन टमोरो बिल्कुल गलत है। सिंपली कहो कैन वी रीशेड्यूल द मीटिंग फॉर टमोरो। पोलाइट साउंड होना है तो कैन की जगह कुड लगा दीजिएगा। सो कुड वी रीशेड्यूल द मीटिंग फॉर टमोरो। दोनों सेंटेंसेस को एक बार फटाफट से बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर मार्च 23rd। हेलो जॉन, दिस इज टू इन्फॉर्म यू। ये कॉल आपको इन्फॉर्म करने के लिए की गई है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर मार्च 23rd। या फिर कैन वी रीशेड्यूल द मीटिंग फॉर टमोरो। अगर आप मेरे साथ वीडियोस में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, नहीं बोल रहे हो, तो आप रियल लाइफ सिनेरियोज में बोलोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जो सेंटेंसेस सुनते हो उनको ज़ोर ज़ोर से बोला करो। टू और लेट का रिलेशन, रिश्ता समझते हैं। देखो, शी डजंट लेट मी स्टडी, शी डजंट लेट मी टू स्टडी। जब मैंने आपको लेट वाली वीडियो पढ़ाई थी तो काफ़ी सारे लोगों ने ये मिस्टेक करी थी कि लेट मी स्टडी से पहले टू लगाया था। अब ठीक है, हमने यही पढ़ा है कि दो वर्ब्स को ऐड करना है तो टू लगा दो, पर वो कह रहा है कि लेट और टू आपस में फ्रेंड्स नहीं हैं। लेट को टू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब हम लेट वाले सेंटेंसेस बनाएंगे तो वर्ब से पहले टू नहीं लगाएंगे। तो इंग्लिश होगी शी डजंट लेट मी स्टडी, शी डजंट लेट मी स्पीक। वो मुझे बोलने नहीं देती। लेट मी को आप लेमी बोल सकते हो अगर आपका मन करे, थोड़ा फ्लुएंट साउंड करने के लिए, वरना क्या शी डजंट लेट मी स्टडी, शी डजंट लेट मी प्ले, शी डजंट लेट मी स्पीक। तो शी डजंट लेट मी टू स्टडी गलत है। लेट के साथ जो भी वर्ब आएगी उससे पहले कभी भी टू नहीं आएगा। और ये है एंड इस वीडियो का। हमने सीखी हैं ये 6 प्रीपोजिशंस। आने वाली वीडियोस में और प्रीपोजिशंस को कवर करेंगे, उससे पहले आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। और थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर सेंडिंग अ लॉट ऑफ लव एंड विशेस टू माय वे। आई डू रीड ऑल योर कमेंट्स। इतना सारा प्यार और ये जो सब्सक्राइबर्स इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, मुझे पता है ये आप लोग जो वीडियोज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करते हैं सिर्फ वहीं से बढ़ रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट। जल्दी मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी I'll see you soon, right? Till then, all the best. Keep learning, keep practicing.